यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने अपनी जो पोइम है 7 एजेस ऑफ मैन, उसकी मेन जो थीम है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी अपन कह सकते हैं मेन और वुमेन हैं, वो अपने लाइफ में किस तरीके से अपने रोल को प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू द विलियम शेक्सपियर। द पोइट ऑफ दिस पोइम विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप अलग अलग एज में, अलग अलग टाइम में एक जो कैंडिडेट है, एक जो इंसान है, वो अपनी लाइफ में किस तरीके से रोल को प्ले करता है, इसके बारे में कुछ अपन ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। और अपन ने पढ़ा भी था कि जिस तरीके से एक ड्रामा होता है, उस ड्रामे के अंदर बहुत सारे अपन कह सकते हैं एक्टर होते हैं या फिर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। वो कैरेक्टर स्टेज के ऊपर अपन कह सकते हैं कि एक अलग अलग टाइप में रोल निभा के जाते हैं और रोल निभाने के बाद जैसे उनका रोल पूरा हो जाता है तो वो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से विलियम शेक्सपियर ने जो ह्यूमन मेंस की जो लाइफ है, इंसान का जो जीवन है, उस इंसान की लाइफ की जो कंपैरिजन है, अपन कह सकते हैं मेंस लाइफ का कंपैरिजन किसके साथ में किया है? ड्रामे के साथ में। और अपन कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है वो किसको मान रहा था? वर्ल्ड को। ये कुछ बातें अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ रखी थी। और जितने भी मेन और वुमेन हैं, मेन एंड वुमेन, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। और एक दिन उस रोल को प्ले करने के बाद जब उनकी एज पूरी हो जाती है तब उनकी डेथ हो जाती है, यानी वो उस स्टेज से वर्ल्ड के टाइप का जो स्टेज है वहां से रवाना हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मेंस लाइफ जैसे किसी इंसान का बर्थ होता है और जन्म होता है, तो वो अपने स्टेज के अंदर जैसे एंटर होता है तो अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप के रोल निभाता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। उसी बात को डिस्क्राइब करने के लिए इसका जो पोइट है विलियम शेक्सपियर अपनी लाइफ को अलग अलग नामों में अलग अलग टाइप से डिवाइड करता है। वो कुछ बातें अपन ने जो एजेज है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया भी था अपने लास्ट वीडियो के अंदर कि जो फर्स्ट एज है उसको अपन कह सकते हैं इन्फेंट, दूसरी जो एज उन्होंने बताई थी स्कूल बॉय, तीसरी एज है लवर, फोर्थ नंबर की जो एज है जिसके अंदर पोइट ये बताता है कि सोल्जर, फिफ्थ नंबर की एज है जस्टिस, सिक्स्थ नंबर की एज है पेंटालोन और सेवंथ नंबर पे है ओल्ड एज या ओल्ड अपन बुढ़ापा कह सकते हैं, ओल्ड मैन के सेंस में कहा जा सकता है। तो आज अपन एक एक एज के बारे में उस पोइम के अंदर क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, क्या उसकी विशेषता बताई गई है। वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेट जो एजेस हैं, सेपरेट जो अलग अलग एज है, उनके क्या क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इस लेसन के अंदर से उसी के रिगार्डिंग आता है कि जितनी भी स्टेज जो बताई गई है, जितना भी जो अपन अवस्थाएं जो बताई गई हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, कौन सी एज के अंदर, कौन से स्टेज के अंदर कोई कैंडिडेट है वो किस टाइप से रोल को प्ले करता है, उसके इमोशन क्या होते हैं, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी बात अपन अलग अलग एज के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो एज बताई थी विलियम शेक्सपियर ने वो है इन्फेंट। इन्फेंट का अपन वीडियो में पहले पढ़ भी चुके हैं, कह सकते हैं जिसका मतलब होता है शिशु। उस शिशु के बारे में विलियम शेक्सपियर ने उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन इस अपने सिलेबस के अंदर बताई है। पहला तो ये है कि जो शिशु होता है वो जोर से रोता है, चिल्लाता है, अपन कह सकते हैं क्राई करता है। दूसरे जो उसकी क्वालिटी बताई थी कि वो वॉमिट करता है, अपन कह सकते हैं उल्टियाँ करता है। ये दो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी जब उसकी लुक आफ्टरिंग होती है तो लुक आफ्टरिंग के समय इन्फेंट की एज के अंदर पर्टिकुलर उसमें ड्यूरेशन को कोई डिवाइड किया हुआ नहीं है। तो इन्फेंट की एज के अंदर बच्चा जो होता है वो अपनी माँ की गोद में या जो उसकी नर्स होती है, जो उसकी देखभाल करने वाली होती है, जो दाई होती है, नैनी जो होती है अपन कह सकते हैं, उसकी देखभाल करने वाली जो औरत है उसकी गोद में जोर से चिल्लाता है, यानी ये उसके इमोशन आता है, वो रोता है। उसके बाद कह सकते हैं वॉमिट। वॉमिट का मतलब होता है कि जब जब वो दूध वगैरह पीता है तो कई बार उसके फेस पे लग जाता है। और अपन कह सकते हैं कि बहुत सारी जो खाने की आइटम है अपन उसके फेस पे लग जाती है। दूसरी भी
तो शैशवावस्था के अंदर, इन्फेंट के अंदर वो वॉमिट, उल्टी जैसा अपन कह सकते हैं कि उल्टी करता है। तो उल्टी करने का मतलब वो दूध उसके फेस पे लग जाता है। तो ये दो क्वालिटी बताई गई है कि जब मदर उसकी लुक आफ्टरिंग करती है, उसकी माँ जब देखभाल करती है, तो किस तरीके से एक शिशु की, एक इन्फेंट की एक्टिविटी होती है, वो अपन इस पहले वाले स्टेप के अंदर, पहले वाली स्टेज के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेन। आदमी की ये पहली अवस्था बताई गई है। इस एज से विलियम शेक्सपियर यूं बताते हैं कि हर कोई यहाँ से गुजरता, हर किसी को गुजरना पड़ता है। इस पोइम के सेंस में अपन बात करें तो विलियम शेक्सपियर 15 और 16 सेंचुरी के अंदर जब भी उन्होंने ये पोइम लिखी थी, जब ये नोवेल, जब ये कॉमेडी लिखी थी, तो उसके अंदर किस तरीके से एज का डिवाइडेशन करते हुए, कहीं ना कहीं अगर अपन इसका कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने जाए तो अपनी रियल लाइफ के अंदर ये सारी बातें एकदम सही साबित होती हैं, सही प्रूव होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्फेंट जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस पोइम के अकॉर्डिंग दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताए गए हैं कि वो अपनी मदर की, अपनी जो नर्स होती है, उस नर्स की गोदी के अंदर किस तरीके से वॉमिट कर देता है, जोर से चिल्लाता है, उसके इमोशन क्या होते हैं, रोने लग जाता है। तो ये सारी बातें अपन इस इन्फेंट के अंदर लिख सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन्फेंट, कई बार ऐसा होता है कि दो एज के बीच में, जैसे पहली एज अपन ने, पहली स्टेज जो अपन ने पढ़ी है, उस स्टेज और किसी और स्टेज के बीच में कंपेयर भी पूछा जा सकता है, कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। एंड देन एट दैट टाइम, उस समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों एज, दोनों स्टेज जो बताई जा रही है, जिसके आंसर आप लिखने जा रहे हो, उनका आंसर कहीं मिक्स नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे के साथ अपने इंक्लूड कर दिया, दूसरे को किसी और के साथ। नो, इट इज नॉट गुड फॉर यू। आप बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप की एक्टिविटी करते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए गए हैं वो आपको सेपरेट, जिस स्टेज के बारे में बताए गए उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अपन अगर उसके दूसरे स्टेज की बात करें तो दूसरी एज जो बताई गई थी, स्कूल बॉय। इस पोइम के अकॉर्डिंग दूसरी स्टेज जो बताई गई है, वंस अगेन अपन जिस पोइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, द 7 एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर इसके जो पोइट हैं, उन्होंने आदमी की लाइफ को 7 अलग अलग स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। पहली इन्फेंट, उसकी 2 क्वालिटी कह दो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो, वो अपन ने पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ चुके हैं क्राइंग, जोर से चिल्लाता है बच्चा, शिशु, या वॉमिट कर देता, उल्टी कर देता, मुंह पे उसके फेस पे दूध वगैरह लगा हुआ होता है, तो फूड आइटम लगी हुई होती है, अपन कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे उसकी माँ लुक आफ्टरिंग करती है, कैसे उसकी बच्चे के जो शिशु होता है उसके इमोशन होते हैं, ये बात यहाँ पे उन्होंने 2 वर्ड के थ्रू यहाँ पे बताई है अपने को। अपन आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो एज है वो है स्कूल बॉय की। स्कूल बॉय के अंदर क्या होता है कि पहला पॉइंट ये वो बताता है, विलियम शेक्सपियर बताता है कि स्कूल बॉय जो होता है हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, शिकायत करता रहता है। यानी वो जो स्कूल बॉय होता है उसकी शिकायत रहती है। मेन जो उसकी शिकायत रहती है कि स्कूल का जो बैग होता है, उस स्कूल के बैग को लेके वो किसी भी टाइप के, उसके मन में क्वेश्चन आता है, स्कूल का बैग बहुत हैवी है, बहुत सारी बुक्स को कैरी करनी पड़ती है, बहुत सारे लेके जाना पड़ता है। तो इस एज के अंदर इस टाइप की अपने अंदर फीलिंग आती है, कोई ना कोई अक्सर अपने अंदर एक शिकायत रहती है। तो विलियम शेक्सपियर बताता है कि किस तरीके से स्कूल बॉय अपने बैग को लेके कंप्लेन करता है, स्कूल को लेके कंप्लेन करता है। तो स्कूल बॉय के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि स्कूल बॉय इस एज के अंदर अपने को, अपने स्कूल बैग को लेके अक्सर कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है, शिकायत रहती है, शिकायत करते रहता है। अब अपन कह सकते हैं कि उस बैग के सेंस में हैवी लगता है, बहुत सी बातें उसको उठाने में मतलब कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही हो, बैग नहीं पढ़ने के वो 10 बहाने निकालता, सीधी सी बात ये है। तो स्कूल बॉय में वो कंप्लेन करता अपने बैग को लेके। और इसकी दूसरी जो विशेषता बताई गई है, उसका जो फेस होता है वो बड़ा शाइन करता है, चमकता है। किसके फेस की बात हो रही है इस एज के अंदर? स्कूल बॉय। स्कूल बॉय का जो फेस होता है मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में बहुत अच्छी चमक होती है उसके फेस के ऊपर। कहने का मतलब मॉर्निंग के सेंस में अपन बात करें तो एटमॉस्फेयर के, एनवायरनमेंट की अपन बात करें तो बड़ा सुहाना होता है, अच्छा होता है। लाइक दैट, उसी तरीके से द फेस ऑफ द स्कूल बॉय
वो फेस होता है जो स्कूल बॉय का, वो भी उसके ऊपर एक अलग टाइप की चमक होती है, अलग टाइप की अपन कह सकते हैं एक एनर्जी होती है, एनर्जेटिक फेस अपने को शो होता है, बताया जाता है। तो स्कूल बॉय की पहली कंप्लेन ये क्या रहती, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कहेंगे, पहला वो कंप्लेन करता है अपने बैग को लेके, अक्सर उसको किसी न किसी बात को लेके शिकायत रहती है। उसका फेस होता है वो बड़ा शाइन करता है, चमकता है उसके फेस के ऊपर मॉर्निंग में। अगर उसकी अगली अपन क्वालिटी पूछे तो वो जब स्कूल जाता है तो अपन बात करें, जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं होता, अनविलिंगली स्कूल बिना मन के वो जाता है, स्कूल जाने की उसकी बिल्कुल ही इच्छा होती नहीं है। मतलब ये कहो कि उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके सामने ये इमोशन क्रिएट होता है कि स्कूल जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं है, बैग उसको भारी लग रहा है, फेस के ऊपर उसकी बड़ी चमक रहती है, सुबह के टाइम बड़ा अपन कह सकते हैं कि मासूम नजर आता है। सुबह की मॉर्निंग का जो सीन होता है कहीं ना कहीं उसमें वो भी बड़ा अच्छा होता है। उसी तरीके से उसका जो फेस है उस बच्चे का, वो भी सुबह बड़ी चमक के साथ में होता है। और स्कूल वो बिल्कुल अनविलिंगली, उसके बिल्कुल डिजायर नहीं होती है कि मैं स्कूल जाऊं, कहीं ना कहीं टोटली ही इज टोटली अपोज, वो बिल्कुल विरोध करता है स्कूल जाने का। और जब उसकी जो वॉकिंग, जो चलने की कंडीशन होती है, चलने की स्थिति होती है, वो एक अपन कह सकते हैं एक अलग स्टाइल में चलता है, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है, एक वर्ड आपकी पोइम के अंदर काम में लिया गया है, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए चलना, यानी उसकी इतनी भी एनर्जी नहीं है, उतनी भी हिम्मत की बात अपन नहीं कर सकते। अब उसके अंदर इतना भी नहीं है कि वो अपने पाँव को उठा दे और पैर को रगड़ते हुए, एक जो जंतु होता है स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घेंगा, एक घेंगे नाम का एक जो जंतु होता है, उस घेंगे की बात ही वो पैर को रगड़ाते हुए, घेंगा जिस तरीके से जमीन से एकदम चिपकते हुए चलता है, उसी तरीके से घेंगे की बात ही वह स्कूल बिना मन के अनविलिंगली वो स्लो एकदम धीरे से चलते हुए, स्लोली मतलब वॉक करते हुए एकदम धीमे धीमे स्कूल की ओर घेंगे की बाती रगड़ते हुए स्कूल जाता है। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बॉय। ये सारी जो है पॉइंट अपन ने जितने पढ़े हैं, वो जो दूसरे नंबर की स्टेज है, दूसरे नंबर की जो एज है स्कूल बॉय की, उसके बारे में बात बताई गई है कि किस तरीके से अपन कह सकते हैं कि स्कूल बॉय को अपने स्कूल को लेके कंप्लेन होती है, कंप्लेनिंग करते हुए स्कूल बॉय उसको कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेज है दोनों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट, और वी कैन से व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बॉय। देन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन इन्फेंट एंड स्कूल बॉय, सेपरेट आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको ध्यान रखना। अभी अपन पोइम के स्टेंजाज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो और वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द के मीनिंग को ट्रांसलेट करते हुए और भी पढ़ेंगे। बट एक आपके दिमाग में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होना चाहिए, पोइम को लेके पैरामीटर फिक्स होने चाहिए कि उस पोइम के अंदर कौन सी बात किसके बारे में कही गई है। तो पहली एज जो अपन ने पढ़ी थी इन्फेंट, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता दिए। सेकंड एज जो अपन पढ़ रहे हैं स्कूल बॉय, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले वापस अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो बच्चा होता है, जो स्कूल बॉय होता है, वो क्या करता है, कंप्लेन करता है अपने बैग को लेके। वो कंप्लेन उसकी किसी भी टाइप की हो सकती है कि ये बैग मुझे हैवी लगता है, मेरे स्कूल जाने का मन नहीं है। बहुत सारी फीलिंग स्कूल को लेके, नेगेटिव फीलिंग उसके मन में आती है। हालांकि उसका जो फेस होता है मॉर्निंग के टाइम बड़ा अच्छा शाइन करता है, चमकता है। उसके बाद स्कूल, वो जब वॉकिंग करते हुए जब जाता है, वॉक करता है, स्कूल के लिए जाता है, रवाना होता है अनविलिंगली, यानी उसके स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के वो स्कूल जाता है। और किस टाइप से वॉक करता है, वॉकिंग क्या रहती है उसकी, क्रीपिंग, यानी पैर को रगड़ाते हुए, जमीन से मतलब पैर ऊपर भी नहीं उठाता है, और एकदम स्लो, धीमे धीमे स्लोली स्कूल जाता है। स्नेल की बात ही, एक घेंगा जो होता है, घोंगा जो अपन कह सकते हैं कि एक जो जंतु होता है, उसकी बात ही एकदम बिना मन के, बिना एनर्जी के वो स्कूल जाता है। बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग स्कूल, वी कैन से रिगार्डिंग हिज बैग को लेके उसके कंप्लेन हो सकती है। उसके स्कूल जाने का बिल्कुल 1% ही डिजायर नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। उसके बाद उसकी जो वॉकिंग स्टाइल है, चलने की जो स्टाइल है, वो टोटली अपन कह सकते हैं कि
विदाउट एनर्जी के हैं, उसके अंदर कोई एनर्जी नाम की चीज भी नहीं है। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बॉय, आपको ध्यान रखना है। अगली जो एज अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है द लवर। ये भी एज जो तीसरी बताई गई है, एक प्रेमी के रूप में किस तरीके से विलियम शेक्सपियर बताता है कि आप अपना रोल प्ले करते हो, आप रोल प्ले करते हो। कहीं ना कहीं आप इस स्टेज से जब भी गुजरते हो, अपने टाइम की ये बात बता रहा है कि उस समय किस टाइप से ये जब स्टेज आपके अंदर आती है तो आपके अंदर किस टाइप की फीलिंग रहती है, किस टाइप का आपका इमोशन रहता है, इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि जो लवर नाम की थर्ड एज है, तीसरी जो स्टेज है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना कि इस एज के अंदर आप कह सकते हो साइंग का मतलब होता है आहे भरना, या अपन कह सकते हैं कि मतलब जिसका अपन अगर दूसरे मीनिंग में समझना जाए तो डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी श्वास लेना। अपन डीप ब्रेथ करते हैं तो उसके लिए भी इसको कहा जा सकता है डीप ब्रेथ, यानी गहरी श्वास लेना। तो इस एज के अंदर वो जो लवर होता है वो गहरी श्वास लेता है। किसकी बाती, इसकी तुलना किसके साथ में की जा रही है? भट्टी के साथ में। एक जो भट्टी होती है वो बहुत ही गर्म होती है, उसी की बाती वो क्या करता है कि जो लवर होता है गहरी श्वास लेता है, आहे भरता है, सांस लेता है। तो अपन कह सकते हैं कि वो जो लवर होता है उसके अंदर उसकी जो फीलिंग होती है वो फीलिंग बिल्कुल ही अलग रहती है, और वह मतलब अपन कह सकते हैं कि अपनी प्रेमिका के लिए बहुत सारी कल्पना करता है, बहुत सारी इमेजिनेशन रखता है अपने मन में। उसके जो इमोशन होते हैं वो उसी के बारे में रहते हैं। किस तरीके से उसके बॉडी के पार्ट्स की प्रेज करता है, किस तरीके से उसके मन में अलग अलग टाइप की फीलिंग आती है, ये सारी बात अपन पढ़ेंगे। तो एक भट्टी की बाती अपन कह सकते हैं, उसकी तुलना, प्रेमी की तुलना एक भट्टी की बाती, यानी गहरी श्वास लेता है, आहे भरता है। वह अपनी प्रेमिका को लेके बड़ा सेंसिबल रहता है, बड़ा संवेदनशील रहता है, अपन कह सकते हैं। तो उसी की याद में, उसी को याद करते हुए विरह वेदना में यानी वो उससे अलग हो गई है, एक लव सॉन्ग लिखता है, एक प्रेम भरा गीत लिखता है। यानी वो जो उसकी अपन कह सकते हैं लव सॉन्ग किसकी याद में लिखता है? बिलव्ड, यानी अपनी प्रेमिका की याद में। और वो जो प्रेमिका की याद में जो एक गाना, एक सॉन्ग लिखता है, बैलेड जिसको कहेंगे, अपनी पोइम के अंदर दिया हुआ है, लव सॉन्ग लिखता है, वो किसकी याद में लिखता है? अपने प्रेमिका की याद में। प्रेमिका की याद में वो जो ये गाना लिख रहा है, उसके अंदर, उस गाने के अंदर किस तरीके से अपन कह सकते हैं कि वह उस प्रेमिका की बॉडी पार्ट्स, यानी आईब्रो, स्पेशल सेंस में दिया हुआ है, आईब्रो की प्रेज करता है। और आईब्रो की प्रेज करते हुए अपने बिलव्ड के बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में, उसके बॉडी पार्ट्स की प्रशंसा करते हुए, एक उसकी याद में उसको रिमेंबर करते हुए, वो उससे अलग हो गई है, बिछुड़ गई है, तो उसकी याद में एक गीत लिखता है। और ये जो लव सॉन्ग होता है, उस लव सॉन्ग के अंदर वो अपनी फीलिंग को अपन कह सकते हैं, अपनी जो अपन कह सकते हैं उसके जो इमोशन है, उस इमोशन को बताता है कि वो टोटली, ही इज टोटली अनहैप्पी, वो बिल्कुल ही दुखी है, बिकॉज उसकी जो बिलव्ड है, उसकी जो प्रेमिका है, वो उसको याद करता है, वो उससे दूर हो गई है। तो इस बात को याद करके बड़ा दुखी होता है। तो कहीं ना कहीं जो लवर नाम की द लवर जो थर्ड स्टेज है, तीसरी जो अवस्था है, उसके अंदर विलियम शेक्सपियर ये बताना चाहता है कि कहीं ना कहीं ये सारी फीलिंग जब आप इस स्टेज के अंदर आते हो तो आप इतने सेंसिबल हो जाते हो कि आप अपनी बिलव्ड की याद में गाना भी लिखते हो, उसको रिमेंबर याद करते हुए उसके बॉडी पार्ट, आईब्रो की प्रशंसा भी करते हो अपने उस गाने के अंदर, और डीप ब्रेथ यानी आहे भरते हो। तो ये आपके थर्ड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीनों स्टेज के जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है इन्फेंट, बच्चा शिशु जो होता है क्राई करता है, वॉमिट करता है। दूसरा है स्कूल बॉय, स्कूल बॉय के अंदर उसको अक्सर कोई ना कोई कंप्लेन रहती है, वो अपने बैग को लेके फेस उसका बड़ा शाइन करता है, चमकता है, स्कूल बिल्कुल अनविलिंगली जाता है, उसको जो वॉक करने की स्टाइल है वो टोटली अपन कह सकते हैं विदाउट एनर्जी है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो है लवर, उसके अंदर आपको ध्यान रखना भट्टी की बाती, आहे बढ़ता है, यानी उसकी श्वास जो डीप ब्रीदिंग करता है, गहरी श्वास लेता है। उसके बाद जो फीलिंग है, उसकी जो अपन कह सकते इमोशन है, वो उसकी याद में एक लव सॉन्ग लिखता है और अपने उन इमोशन को उस गाने के अंदर बताता है। प्रेमिका की याद में, विरह वेदना में, वो उससे दूर हो गई है, उस याद में आईब्रो की प्रशंसा प्रेज करते हुए कहीं ना कहीं वो अपन कह सकते हैं
कि एक लव सॉन्ग क्रिएट करता है। इस तरीके से आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पोइम के अंदर किस तरीके से विलियम शेक्सपियर लाइफ की कंपैरिजन, ह्यूमन बीइंग के लाइफ का कंपैरिजन किसके साथ में कर रहा है, एक ड्रामे के साथ में। ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो टोटली किस तरीके से है, एक ड्रामा की तरह है। ड्रामे के अंदर ड्रामे को स्टेज के ऊपर एक्ट किया जाता है, एक्टर और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं और अपने रोल को प्ले करके वहां से रवाना हो जाते हैं, एंटर होते हैं और एग्जिस्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग टाइप के रोल प्ले करता है। उस रोल प्ले के अंदर विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की स्टेज को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 7 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसमें पहली जो स्टेज है इन्फेंट, दूसरी है स्कूल बॉय, तीसरी है द लवर। अब इसके अंदर विलियम शेक्सपियर अपने टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइप की फीलिंग रहती थी, किस टाइप के इमोशन आपके उनके अंदर आते थे, उन इमोशन के थ्रू अपने को एक बात समझाना चाहता है कि जब आप इस एज के अंदर से गुजरोगे, आप इस स्टेज के अंदर आते हो तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इस टाइप की फीलिंग आती है। ये सारे पॉइंट अपने 3 स्टेज के बारे में थे। अब आपको ध्यान रखना है, 4th जो स्टेज है वो है द सोल्जर, 5th स्टेज जो है जस्टिस, 6th है पेंटालोन और 7th जो स्टेज है वो है ओल्ड एज। अपन कह सकते हैं इस तरीके से 7 जो अवस्था है, जितनी भी स्टेजेस बताई गई हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अपन इस पोइम के अंदर इस बात के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इस पोइम के अंदर जो जैक्स नाम का जो कैरेक्टर था उनके कॉमेडी के अंदर एज यू लाइक इट के अंदर जैक्स नाम का जो कैरेक्टर था वो एक मोनोलॉग कह रहा है। ये मोनोलॉग के अंदर वह अपने खुद को कहते हुए, खुद ही सुनते हुए बातों को बता रहा है। तो 3 स्टेज के बारे में आज अपन डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो 4 स्टेज बची हुई हैं उनके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।